तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज सैटरडे का दिन, कल संडे, तो दुआ यही है कि कल सब कुछ ठीक ठाक रहे, कूल रहे, कोई क्राइम ना हो, ताकि छुट्टी का मौका मिले और आप सब भी संडे एंजॉय करें। कल की जो कहानी थी, दिल्ली की अदालत में जो शूट आउट हुआ, उसके लेके उसमें अपडेट बस ये है कि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जिन लोगों पे शक है, इत्तेफाक की बात है, उन्हें पकड़ने के लिए इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सभी पहले से ही जेल में बंद हैं। तो अब पुलिस कोर्ट से इजाज़त लेकर इन लोगों से पूछताछ करेगी, कड़ियाँ से कड़ियाँ जोड़ी जाएंगी और फिर गोगी की हत्या के लिए जिन लोगों ने साजिश रची, जो सुपारी दी, वो सारी चीज़ें सामने आएंगी। ये भी अब पता चला कि कोर्ट के आसपास ही कुछ दूरी पर ये जो किराए के कातिल थे जिन्होंने शूट आउट किया, वो आकर वहाँ पे किराए के मकान में रह रहे थे, रैकी कर रहे थे। उसके बाद कल मौका मिला और उसके बाद भरी अदालत में जज के सामने गोली चला दी। दिल्ली पुलिस ने भी अब दिल्ली की अदालतों में सुरक्षा बढ़ाने को लेकर बाकायदा एक मीटिंग की, वकीलों के साथ भी बातचीत हुई। और अब दिल्ली में चूँकि अलग अलग कई अदालतें, देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट भी यहीं है, दिल्ली हाई कोर्ट भी यहीं है, इसके अलावा फिर पटियाला हाउस कोर्ट है, 30 हज़ारी कोर्ट है, रोहिणी कोर्ट है, तो ऐसी बहुत सारी अदालतें, इन सब की अब सुरक्षा की एक बार फिर से समीक्षा की जा रही है। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। इसी 15 सितंबर को दिल्ली के बराबर गाज़ियाबाद में, गाज़ियाबाद के बराबर मुरादनगर में एक शख्स जिनका नाम ब्रिजेश त्यागी था, वो पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखाते हैं। रिपोर्ट ये थी कि उनका एक बेटा जो 25 साल का, वो गायब है, और गायब है 8 सितंबर से, और उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। तो पहले पूछा गया, पुलिस ने पूछा कि भाई 8 सितंबर से गायब है, आप एक हफ्ते के बाद रिपोर्ट लिखाने आ रहे हो, तो ऐसा क्यों? तो उन्होंने बताया कि हम उसको पहले तो आसपास में तलाश रहे थे। फिर ब्रिजेश त्यागी ने यह भी कहा कि उन्होंने अपने भाई से भी कहा था कि रिपोर्ट लिखाने के लिए, उनका भाई, छोटा भाई लीलू त्यागी, लेकिन वो कह रहा था कि पहले ढूंढ लेते हैं, किसी दोस्त के साथ चला गया होगा, कहीं इधर उधर चला गया होगा, तो इसीलिए लेट हो गई। खैर 15 सितंबर को पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की और अब तफ्तीश शुरू कर दी। रेशू नाम था इस लड़के का जो गायब हुआ था, रेशू त्यागी। अब मुरादनगर पुलिस इसमें जुट गई कि कहाँ जा सकता है। बाकी लोगों से पूछताछ के साथ साथ अब उसके मोबाइल की कॉल डिटेल को भी खंगालना शुरू किया गया। इस दौरान में पुलिस को ये पता चला कि रेशू त्यागी के गुमशुदगी के पीछे उसके पिता ब्रजेश त्यागी जो है, वो कहीं ना कहीं अपने छोटे भाई पर भी शक जता रहे हैं, लीलू त्यागी पर, क्योंकि शायद आखिरी बार वो उनके साथ देखा गया था। उसके बाद फिर पता नहीं चला, वो रिपोर्ट भी नहीं लिखा रहे थे। तो जब पुलिस को ये बात पता चली तो पुलिस ने बड़ी खामोशी से लीलू त्यागी को बिना भनक लगे लीलू त्यागी के मोबाइल के भी कॉल डिटेल खंगालने शुरू किए। अब जब कॉल डिटेल खंगालने शुरू किए तो सबसे पहली चीज़ जो सामने आई वो ये कि 8 सितंबर जिस दिन रेशू त्यागी गायब हुआ था, उस दिन लीलू त्यागी का मोबाइल का जो लोकेशन था वो उसी जगह था मुरादनगर में जहाँ पे रेशू त्यागी का था। यानी 8 सितंबर को दोनों एक साथ थे। अब ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि उसके बाद रेशू त्यागी का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, लेकिन शाम को फिर लीलू त्यागी का मोबाइल जो है वो गाज़ियाबाद में लोकेशन दिखा रहा है। अब पुलिस को थोड़ा सा डाउट हुआ। इसके बाद पुलिस ने कुछ और लोगों से पूछताछ की और फिर लीलू त्यागी को उठा लिया। अब उससे सख्ती से पूछताछ की, उसके मोबाइल को कब्जे में ले लिया। लीलू त्यागी ने कहा कि मुझे कोई जानकारी नहीं मेरे भतीजे की गुमशुदगी की, लेकिन इत्तेफाक से जो मोबाइल था लीलू त्यागी का, उसमें रिकॉर्डिंग का ऑप्शन था और कुछ बातचीत वो रिकॉर्ड करके उसमें रख लेता था। उसे मालूम ही नहीं था कि ये उसके खिलाफ जाएगा। उसमें से एक रिकॉर्डिंग में बाकायदा लीलू त्यागी अपने कुछ लोगों के साथ बात कर रहा है और वो कह रहा है कि कैसे रेशू त्यागी के हत्याकांड से, इस मर्डर से अगर पुलिस तक बात जाए तो हमें कैसे बचना है, क्या प्लान करना है, ये सारी चीज़ें। तो उस बातचीत से क्लियर हो गया कि लीलू त्यागी इस कत्ल में शामिल है। अभी एक बड़ा सबूत था, पुलिस ने सबूत के बिना पर उसे पकड़ लिया। इसके बाद उससे अब सख्ती से पूछताछ हुई। जब सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने फिर सारी कहानी उगल दी। उसने बोला, हाँ 8 सितंबर को मैं उसको अपने साथ बहला कर गाड़ी में लेकर आया था और मुरादनगर से दूर एक गंग नहर है, वहाँ पे ले जाकर गला घोंट कर उसका
उसका कत्ल कर दिया और फिर लाश को नदी में फेंक दिया। इस काम में एक रिटायर्ड उत्तर प्रदेश का दरोगा पुलिस का और उस दरोगे का नौकर, ये दोनों भी शामिल थे। उसके बयान के बाद इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब ऋषु त्यागी के कत्ल का मामला सुलझ गया, लेकिन लाश मिली नहीं क्योंकि नदी में फेंक दी और नदी बहकर पता नहीं लाश कहाँ पहुँच गई। लगा यहाँ मामला खत्म हो गया है, लेकिन यहीं से कहानी शुरू होती है। अब जब ऋषु त्यागी के कत्ल के इल्ज़ाम में उसके चाचा को गिरफ्तार किया जाता है तो अचानक परिवार के लोगों को फिर एक एक कर 4 और लोगों की याद आती है। उनमें से 3 हमेशा के लिए गायब, न उनकी लाश मिली न उनकी कोई खबर मिली। एक लाश मिली भी तो वो था कि कुछ उसने घर में ही जहरीली चीज़ खा ली और इस वजह से मौत हो गई। बच्ची थी, किसी ने ध्यान नहीं दिया। तब इन 4 लोगों की 3 की गुमशुदगी और चौथे की एक जहर से हुई मौत, ये परिवार वालों को याद आना शुरू हो गया। अब लगा कि कहीं इसके पीछे कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ये बात पुलिस के कानों तक पहुंची। अब पुलिस ने फिर 20 साल पुराने गुमशुदगी के पहले केस से इस मामले की शुरुआत की और लीलू त्यागी से अब और सख्ती से पूछताछ हुई। एक कत्ल के इल्ज़ाम में वो ऑलरेडी पकड़ा जा चुका था। उसे लगा अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, और वैसे भी एक कत्ल हो या 10 कत्ल हो, सज़ा जो है वही होगी। फिर उसने अपना मुंह खोला और कहानी बताई। जब उसकी कहानी सामने आई तो वो एक साइलेंट सीरियल किलर की कहानी थी। इन 20 सालों में ये उसका 5वां कत्ल था और सारे कत्ल उसने अपने फैमिली मेम्बर के किए थे और किसी को भनक तक नहीं लगने थी। क्यों, कैसे और क्या वजह थी कत्ल करने की, वो सारी कहानी उसने सुनाई। 20 साल पहले 2000 या 2001 की बात है। लीलू त्यागी ने सबसे पहले अपने बड़े भाई सुधीर त्यागी को अपना निशाना बनाया। उसने 1 लाख रुपए में सुधीर त्यागी की सुपारी दी, अपने सगे बड़े भाई की। सुपारी किलर ने सुधीर त्यागी की हत्या की और ले जाकर लाश नदी में बहा दी। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, कभी लाश बरामद नहीं हुई। लगा सुधीर त्यागी कहीं चले गए हैं। बात परिवार में ही दबकर रह गई। अब इसके बाद ये हुआ कि सुधीर त्यागी की पत्नी, उस वक्त जवान ये दोनों थे, और उनकी 2 बेटियां थीं, एक 4 साल एक 6 साल। अब लीलू त्यागी ने अपने बड़े भाई यानी सुधीर त्यागी की पत्नी यानी अपनी भाभी से शादी कर ली ताकि उनके बच्चों, परिवार की सहमति से, कि अब कौन देखेगा, परिवार, बच्चे हैं। तो लोगों को लगा कि इसने बड़ा नेक काम किया, अच्छा काम किया। तो लीलू त्यागी ने अब अपने बड़े भाई, जिसका उसी ने कत्ल करवाया, उसकी विधवा से उसने शादी कर ली और दोनों बेटियों को भी अपना लिया। इनमें से एक बेटी जो थी वो 6 साल की थी और एक उस वक्त 7-8 साल की थी। शादी करने के बाद और पहले कत्ल, बड़े भाई के कत्ल के बाद 1 साल बीत जाता है। 1 साल के बाद ये जो उसकी भतीजी थी, यानी जिसको वो अपना लिया था बड़े भाई की बेटी, उनमें से एक थी पारुल और एक थी पायल। पायल बच्ची थी, छोटी थी उस वक्त, 6 साल। एक रोज़ अपने बड़े भाई के कत्ल के ठीक 1 साल के बाद उसने पायल को जहर दिया और जहर देकर मार डाला। अब उसके बाद वो ऐसे ही लोगों को दिखाने लगा कि पता नहीं क्या हुआ है, सांप ने काटा, क्या किया। अस्पताल, पुलिस, पोस्टमार्टम, ये सब कुछ नहीं हुआ। लोगों को भी लगा कि बाप कह रहा है। वैसे भी उसकी एक तरह से तस्वीर ये थी कि इसने बड़े भाई की विधवा से शादी की है, दोनों बेटियों को अपनाया है, तो सब कुछ अच्छा अच्छा था। तो इसीलिए पायल की मौत पर किसी को शक नहीं होता, बात आई गई हो जाती है। अब पायल की मौत के 3 साल बीत जाते हैं। 3 साल के बाद पायल की मौत के अब उसकी बड़ी बहन पारुल, उस वक्त उसकी उम्र हो गई थी 16 साल के करीब, 14-16 साल थी। जब उसकी बीवी अनीता लीलू की अपने मायके गई तो घर में कोई और था नहीं। इसने पायल को सोते हुए में गला घोट कर मार डाला और फिर इसी दरोगा और उसके नौकर की मदद से उसकी लाश को ले जाकर नहर में दूर फेंक दिया।
पारुल की लाश कभी नहीं मिली उसके बाप की तरह, यानी सुधीर त्यागी की तरह। अब जब वो घर नहीं आई, उधर माँ आई, तो इसने ये हर तरफ ये फैला दिया कि उसकी बेटी का किसी से इश्क था और वो उस लड़के के साथ भाग गई है। बात इज्जत की भी थी, बहुत सारी चीज़ें थी। ख़ानदान ने कहा हटाओ, कहाँ मुंह खोलेंगे, तब भी उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली। तो अब तक करीब 4 साल में वो 3 कत्ल कर चुका था। पहला कत्ल अपने बड़े भाई का, दूसरा कत्ल बड़े भाई की छोटी बेटी का, और तीसरा कत्ल बड़ी बेटी का। अब कायदे से उसका बड़े भाई का कोई वंशज बचा नहीं, अब सिर्फ उसकी बीवी थी जो अब उसकी बीवी हो चुकी थी। अब उसके रास्ते में एक और कांटा था। बड़े भाई के अलावा उनसे एक छोटे भाई भी था, ब्रिजेश त्यागी। ब्रिजेश त्यागी, अब ब्रिजेश त्यागी के 2 बेटे थे, एक रेशु त्यागी और एक निशु त्यागी। बड़े बेटे के दोनों बेटियों जो भाई थे के कत्ल के बाद अब उसने निशाना बनाया उनसे अपने छोटे भाई के बच्चों को। करीब 8 साल पहले 2013 में एक रोज़ अचानक निशु त्यागी जो ब्रिजेश त्यागी का बेटा था वो घर से गायब हो गया। काफ़ी ढूंढा गया, मिला नहीं। पता चला कि उस निशु त्यागी को भी उसी रिटायर्ड दरोगा और उसके नौकर की मदद से इसी लीलू त्यागी ने चूँकि चाचा था, जानता था, बैला फुसला कर दूर ले गया, गला घोटा और फिर उसकी लाश भी नदी में बहा दी। तो अब ये 4 कत्ल हो चुका था। अब बचा सिर्फ एक उसके भाई का एक छोटा बेटा रेशु त्यागी जो 8 सितंबर को गायब हो गया। 8 सितंबर को गायब हुआ, 15 सितंबर को रिपोर्ट लिखाई गई। 8 सितंबर को लीलू त्यागी ने अपने दूसरे भतीजे रेशु त्यागी को भी इसी तरह मारकर नहर में फेंक दिया। तो 20 साल में उसने 4 कत्ल किया। पहला कत्ल अपने बड़े भाई का, दूसरा कत्ल बड़े भाई की छोटी बेटी का, तीसरा कत्ल बड़े भाई की बड़ी बेटी का, चौथा कत्ल अपने दूसरे भाई के बड़े बेटे का और 5वां कत्ल अपने उसी बड़े भाई के छोटे बेटे का। जब पहला कत्ल उसने दूसरे भाई के बेटे का किया था, निशु का, बेटा गायब था, लाश मिली नहीं, घर वाले रो रो कर ढूंढ ढूंढ कर परेशान थे। और इस गम में निशु त्यागी की माँ पागल हो गई, उसका मानसिक संतुलन खो बैठा और कहते हैं उसको मेंटल हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा और वहीं भर्ती कर दिया गया। अपने बेटे की जुदाई में वो इस हाल में पहुंच गई और उसके बाद अब छोटे बेटे को ही मार डाला। अब उसके रास्ते में कोई नहीं बचा था, क्योंकि उसे मालूम था कि उसका जो दूसरा भाई ब्रजेश जिंदा है, ये शरीफ है, लेकिन बहुत मुमकिन है उसका छठा शिकार उसका ये दूसरा भाई बनता, यानी ब्रजेश त्यागी। बड़े भाई सुधीर त्यागी को तो मार ही दिया था 20 साल पहले, छोटे भाई के दोनों बेटे को भी मार दिया। अब सिर्फ बचा भाई। पत्नी जो है वो मानसिक संतुलन खो बैठी, वो तो अस्पताल में है, किसी भी कानूनी दावे के लिए मतलब वो फिट ही नहीं है। तब हो सकता था छठा कत्ल वो अपने दूसरे भाई का करता। अब सवाल है कि सारे कत्ले 20 साल में बड़ी तसल्ली से टाइम ले लेकर उसने क्यों किया। 20 साल पहले लीलू त्यागी जब था तो वो उसके शुरू में गलत लोगों के साथ उठना बैठना था। उसी वक्त उसकी दोस्ती हुई है कि यूपी पुलिस के दरोगा से, तब वो दरोगा था, बाद में रिटायर्ड हो गया। वो दरोगा अपने एक नौकर के साथ रहता था। उसे पता चला कि उसके जो पारिवारिक जायदाद है वो 3 भाई में बटेगा और इसने अपने गलत चाल चलन और उसकी वजह से बहुत सारे जो जायदाद का हिस्सा था लेके सब उड़ा दिया था। अब बचा था इन दोनों भाइयों के पास और वो मिलाकर करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी। उसे ये था कि इसका वारिस अकेला वो हो और उसका एक बेटा हो। लीलू त्यागी का एक बेटा भी था, तो उसका ये था कि इस पूरे जायदाद में ना उसके भाई के बच्चों का कोई हिस्सा हो, ना उसके दूसरे भाई के बच्चों का हो, सिर्फ उसका हो और उसके बेटे का हो। और बस इसीलिए उसने एक सारे कत्ल करने की प्लानिंग की और इसमें मदद ली उस रिटायर्ड दरोगा की। दरोगा जो है वो कत्ल करने और कत्ल के बाद लाश को ठिकाने लगाने का काम करता था और इसके बदले में वो 3 से 4 लाख रुपए लिया करता था। तो इसी तरह उसने अपने पूरे परिवार के 5 लोगों को मार दिया। परिवार में सिर्फ जिंदा बचा उसका दूसरा भाई और उसकी एक मानसिक रूप से जो बीमार पत्नी। तो अब उसे ये था कि ये जो लास्ट में 8 सितंबर को कत्ल किया रेशु त्यागी का,
उसके बाद था कि अब उसके रास्ते में जायदाद के हिस्से में कोई और कांटा बचा नहीं। भाई अपनी मर्जी से देगा या कितने दिन और जिंदा बचेगा। पत्नी की हालत ख़राब है, 2 जवान बेटे की तो मौत हो गई, तो इस सदमे के बाद कहाँ बचेगा। तो उसे लगा कि अब और कोई वारिस तो बचा नहीं इस ख़ानदान में, मैं ही हूँ, और उसका काम आसान हो गया था। लेकिन 5वें कत्ल में जो उसने गलतियाँ की, मोबाइल में रिकॉर्डिंग थी, आखिरी बार उसको देखा गया, लोकेशन सेम मिला, वहाँ वो पकड़ा गया और इस तरीके से एक साइलेंट सीरियल किलर का सच ज़माने के सामने आया। तो पैसा और जायदाद के लिए इस दुनिया में न मालूम कितने क्राइम, कितने जुर्म हुए हैं, और ये उसी का एक हिस्सा है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल भी उठता है कि एक शख्स 20 साल से कत्ल कर रहा था और किसी को भनक नहीं लगी, बात पुलिस तक नहीं पहुँची। ख़ानदान के लोगों को मालूम था, कम से कम जो जान पहचान के गांव वाले रिश्तेदार, कि एक एक करके घर से लोग गायब हो रहे हैं, तो उनको शक होना चाहिए था। और अगर शुरू में ही वो अलर्ट हो जाते, शुरू में ही वो समझ जाते, तो शायद कुछ लोगों की जान बच जाती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उसे मौका मिला और वो एक के बाद एक कत्ल करता गया। इसीलिए चूँकि उसने बड़ी खामोशी से सारे कत्ल किए, भनक लगने नहीं दी, तो इसको एक साइलेंट सीरियल किलर के तौर पर देखा जा रहा है। और ये मामला अभी जस्ट खुला है, मतलब 10 दिन पहले की बात है। तो ये थी कहानी इस साइलेंट सीरियल किलर की। लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले आज क्राइम तक फैमिली मेंबर एक नेमत, इनका जन्मदिन है, सालगिरह है, बहुत बहुत मुबारक, हैप्पी बर्थडे नेमत। इनके जो अब्बू हैं तौसीफ़ अरबियानी, उन्होंने भेजा है। मनीष कुमार साहब, कल इनका बर्थडे था, तो मनीष कुमार बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, आप हमेशा अच्छे रहें, और सॉरी आपका एक दिन डिले हो गया। जानकी वसागिरी जी हैं और इनका जन्मदिन आज, तो जानकी जी आपको बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई। वीए श्रीकांत इनके बेटे और जानकी जी के पति, इन दोनों की तरफ से और पूरी क्राइम तक फैमिली की तरफ से जानकी जी आपको जन्मदिन की बधाई। 24 सितंबर था इनका भी जन्मदिन। इसके अलावा अनमोल सिंह जी ने भेजा, अनमोल सिंह बाल लुधियाना से, इनकी भी मम्मी का जन्मदिन 24 सितंबर था। तो बहुत बहुत बधाई अनमोल जी, पूरी क्राइम तक फैमिली की तरफ से। अंशुमान ये भागलपुर दंगे के कहानी सुनना चाहते हैं, पहले भी शायद लिखा था, मैं जल्दी सुनाता हूँ। मोहित रुहेला हैं गाज़ियाबाद पिलखुआ से, और ये फ़ोटो एडिटिंग का काम करते हैं, बहुत ही अच्छा से इन्होंने मेल लिखा है, थैंक यू मोहित रुहेला साहब। शमशाद अंसारी हैं, अमित सूर्यवंशी हैं, 1959 कॉन्गो स्नेक की कहानी सुनना चाहते हैं, कई बार लिख चुके हैं और मुझे लगता है कि शायद अब जल्दी सुनाना पड़ेगा। इसके अलावा वैशव हैं भोपाल से, सीए कर रहे हैं, इन्होंने मेल आईडी ही मेरे नाम पे रखा, ये भी इन्होंने आज बताया और देखा भी मैंने, और ये नाराज़ भी थे, इनकी नाराज़गी भी दूर करनी ज़रूरी है। इनका एक सवाल था कि जो कल दिल्ली में हुआ गैंगस्टर, और जैसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इतने जो गैंगस्टर हैं जिन पे इतने इतने मुकदमे होते हैं, 1 दर्जन 2 दर्जन, इनको फांसी क्यों नहीं दी जाती है। तो वैशव साहब, हमारे देश में जो जुडिशल सिस्टम है उसकी अपनी एक उसका तरीका है काम करने का। सेक्शन अलग अलग केसेस में लगते हैं, मुकदमे की सुनवाई होती है। एक क्रिमिनल ने अगर 10 मर्डर किया है तो ऐसा नहीं है कि एक साथ उन 10 मर्डर पे ही फैसला हो गया, सारे केसेस को अलग अलग देखा जाता है, हर केस का अलग अलग फैसला आता है, कुछ केस में बरी हो जाता है, कुछ में सज़ा होती है। और दूसरा, कहीं पे कानून में ये नहीं है कि हमारे यहाँ अगर ये गैंगस्टर है तो इसको सीधे फांसी की सज़ा दे दो, क्योंकि केस दर केस अदालत में, या जो उसके क्राइम हैं, क्राइम दर क्राइम, उस हिसाब से अदालत में बहस होती है, मुकदमे की सुनवाई होती है। डॉक्टर अनुभव शर्मा हैं ओमान से, और इन्होंने लिखा है कि जब पता था कि गोगी और ऐसे गैंगस्टर जिनकी जान को खतरा है राइवल गैंग से होता है, तो फिर जोखिम लेने की ज़रूरत क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए सुनवाई क्यों नहीं हो सकती। मैं बिल्कुल डॉक्टर अनुभव शर्मा आपसे इस बारे में सहमत हूँ, और ऐसा नहीं है कि नहीं होता, होता है। कई जैसे यूपी के गैंगस्टर हैं, मुख्तार अंसारी का हाल में ले लीजिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए ही सुनवाई हुई कोर्ट में। और कोरोना की वजह से पिछले 1.5-2 साल में ज़्यादातर मुकदमों की सुनवाई ऑलरेडी कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रही है। इसमें सरकारी खर्चा भी बचता है, आपके पेट्रोल के पैसे भी बचते हैं, गाड़ियों का भी बचता है, सुरक्षा का जो तामझाम होता है वो भी बचता है। और कल जो केस था वो ऐसा कोई इम्पोर्टेंट सुनवाई नहीं थी, NDPS एक्ट ड्रग्स का मामला था, अब जिसके ऊपर मर्डर, एक्सटॉर्शन, इतने बड़े बड़े केस हैं, तो इस मामले की, ऐसे मामले की सुनवाई बिल्कुल, और जहाँ पे ख़ासतौर पे थ्रेट इतना है, परसेप्शन ज़्यादा होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक अच्छा हल है
ऐसी चीज़ों से बचने का। आशु अग्रवाल हैं, बड़ी मासूमियत से इन्होंने लिखा है कि ये कुछ क्राइम तक की कहानी अभी पुरानी देखनी इन्होंने शुरू की है, बट इन्होंने कहा कि मुझे ये पता नहीं तब मैंने कभी कहा होगा कि जितने लोग देख रहे हैं उनमें से 40% ने सब्सक्राइब नहीं किया। ये शुरुआती बात थी, उसके बाद से मैंने सब्सक्राइब करना के लिए मैं फिर कभी बोलता नहीं हूँ, क्योंकि आप ही में से बहुत सारे लोगों ने कहा था ना बोला करें, बट इनका ये था कि क्या सब्सक्राइब करने में पैसे लगते हैं, अगर लगेंगे तो भी मैं दूंगा। तो आशु, सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं, ये फ्री में होता है। वहाँ पे एक सब्सक्राइब का वो बटन होता है, शायद मैं भी इतना गहराई में नहीं, लेकिन होता है, उसको अगर सब्सक्राइब जहाँ लिखा हो आप उसको क्लिक कर दें। और दूसरा ये कि कैसा होता है, तो आप क्राइम तक पे जाएंगे, वहाँ पे एक सब्सक्राइब लिखा होता है शायद, तो अगर आप उसको कर देंगे तो वो हो जाएगा और इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं, फ्री का है। पर हाँ, शायद नेट वेट के पैसे जो है वो कंपनियां को जाती हैं। श्वेता अग्रवाल हैं गुरुग्राम से, थैंक यू वेरी मच आपके मेल के लिए, तारीफ़ के लिए। शेखर कुमार हैं और इन्होंने कहा आपने टेटनस की दवा ले ली, इंजेक्शन क्यों लिया मुझे बताते, मैं क्लिनिक पे रहता हूँ। शेखर जी, थैंक यू वेरी मच आपके इस प्यार के लिए, लेकिन कई लोग पीछे पड़ गए थे कि ले लो, उसमें मेरी बीवी भी थी इसलिए लगाना पड़ा, हालांकि इंजेक्शन से मुझे बहुत डर लगता है। निकुंज पारे हैं इंदौर से। इसके अलावा संदीपन दास गुप्ता है, ये जापानी वो जो है याकूज़ा, उसकी कहानी सुनना चाहते हैं, शायद मैंने सुनाई, अगर नहीं सुनाई तो ज़रूर सुनाऊंगा। और एक टिमोथी गैंगस्टर यूएस, उसकी कहानी सुनना चाहते हैं तो ये भी मैं ज़रूर सुनाऊंगा। तो आज कहानी में इतना ही, लेकिन आज कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले फिर एक बार कि crimetech.in ज़रूर आप क्लिक कीजिए क्राइम की खबरें पढ़ने के लिए, और जितनी भी क्राइम की लेटेस्ट न्यूज़ है, अपडेट्स हैं, वो सारी उस वेबसाइट पे हैं। तो crimetech.in ज़रूर क्लिक करें, पढ़ें, अपनी राय दें, बताएं कैसा है, कैसा लिखा जा रहा है। और अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को। कल सब कुछ ठीक ठाक रहे तो कल घर पे कुछ खाना बनाऊं खुद से, क्योंकि सबसे अच्छा रिलैक्स करने का तरीका यही होता है। तो अब आपसे मुलाकात होगी मंडे रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।